हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? ऑनलाइन हो जाए। जी, हम पढ़ रहे थे डिलीरियम डिमेंशिया, उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज से हमारी दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सब लोग ऑनलाइन हो जाएं। हाँ जी, नबीला कैसी हो? और कौन ऑनलाइन है? ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो, लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ जी, रिमशा और नबीला, ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो आप लोग? तबीयत कैसी है?
हाँ जी मीरब, कैसी हो? ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से ग्रुप में बताओ सबको। हाँ जी मीरब, मैं ठीक हूँ, आप लोग सुनाओ। हाँ जी, जी निम्रा। अच्छा, जो हमारा टॉपिक था, जो हम अभी आपकी जो है दूसरी क्लासेस में ले रहे थे, अभी ये सडन जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टेटमेंट का हमने एम पढ़ा था, क्या एम था? हमने प्रमोट करना है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है, फंक्शंस को, सिम्टम्स को ट्रीट करना है, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव्स को, और इसके अलावा
जिसमें आ जाता है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, एंजाइटी, मार्क्ड एजिटेशन, एसोसिएटेड एग्रेसिव बिहेवियर, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, इन सब चीज़ों को हमने हमारा पर्पस है कि हमने इनको कम करना है। इसके अलावा जो एसी इनहिबिटर्स हैं उनको हमने यूज़ करवाने हैं। ठीक है, मेडिसिन मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, सोशल सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी डिमेंशिया, और इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी ट्रीटमेंट में, मेडिटेशंस, और इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऐसी क्या करवाई जाए, स्पेसिफिक ऐसी क्या ट्रीटमेंट करवाई जाए जिससे पेशेंट जो है वो जल्दी क्योर हो, जिससे जैसे कि मल्टी कलर के फूड्स और डिफरेंट कलर्स के शेप्स के फूड्स वगैरह। और इसके अलावा हमने कुछ ऐसे टेक्सचर्स की चीज़ें और कुछ इस तरह से चीज़ें डिस्कस की थी जिससे पेशेंट जो है वो जल्दी क्योर होता है और अच्छा फील करता है। जैसे कि टेक्सचर है, स्मेल है, अनयूजुअल लाइट्स, कंट्रास्ट, नेचर साउंड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएँ। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो ये कि नेचर है, नेचर में बटरफ्लाइज वगैरह दिखाई जा रही हैं, और बटरफ्लाई के अलावा जो है वो फूल वगैरह कुछ ऐसे फ्लावर्स दिखाए जाएंगे जो कि अट्रैक्ट करेंगे इनको, और इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा और अच्छा फील करेंगे। ये एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। डिलीरियम और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है ये मैंने आपसे कल बताया था आपको। और इसके अलावा फंक्शन ऑफ ACH क्या था, एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या करता है, इसका फंक्शन है बोथ पेरिफेरल में नर्वस और नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी है, प्लस जो है वो सेरिब्रल नर्वस सिस्टम में भी है। इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो एसिटाइल कोलिन जो है ये एक्टिवेट करता है मसल्स को एंड इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन द ANS। ठीक है, कौन सा है जो है वो क्या करता है, ये मसल्स को एक्टिवेट करता है और मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन द CNS कोलिनर्जिक प्रोजेक्शंस जो हैं फ्रॉम द बेसल फोरब्रेन to the cerebral cortex and the hippocampus supports the cognitive function of those target area। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या मिलकर सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा क्या है कि जो हमने एसिटाइलकोलिन हमने देखा था, ये क्या करता है, ये न्यूरो एक्साइटेबिलिटी करवाता है। इसमें क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आती हैं, एज है, डिमेंशिया है, और इसके अलावा अगर ये कम हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी करवा देगा, डिक्रीज कर देता है। साथ में आप एरो का साइन देख रहे हो कि ये डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, अगर इसमें हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। एज फैक्टर है, दूसरा डिमेंशिया है, हाइपोक्सिया करवा देता है अगर ये कम हो जाए तो, अनीमिया करवाता है, हाइपोटेंशन करवाता है, पूरा न्यूट्रिशन कराता है, इन्फेक्शंस करवाता है, सर्जरी है, अल्जाइमर्स डिजीज है अगर ये कम हो जाए। मैकेनिज्म ऑफ डिलीरियम एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिक्रीज हो जाए अगर ACH अगर कम हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, अगर DA ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, तो ये क्या है, रिलीज ऑफ ACH है, डिक्रीज कर देता है। अगर DA ज़्यादा हो तो वो ACH का जो रिलीज है उसे कम कर देता है। इसमें ड्रग्स में क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट है, इन्फेक्शंस करवाता है, सर्जरी है, और इसके अलावा एज और डिमेंशिया है। इसके अलावा अगर हम कोर्टिसोल और बीटा एंडोर्फिन्स की बात करें तो ये एक्सोजेनस है, और ये क्या है, कोर्टिकोइड्स इसके अंदर आ जाती हैं। डिसरप्शन ऑफ सर्कैडियन का रिदम करवा देता है। ठीक है, और दूसरा अगर ये इंक्रीज हो जाए तो सेरोटोनिन इंक्रीज हो तो एंटी डिप्रेसेंट्स इसके लिए दी जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और हेपेटिक इंसेफलोपैथी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा गैबा में अगर देखा जाए तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी करवा देता है अगर गैबा डिक्रीज हो तो। इसके लिए बेंजोडाइज़ेपिन दी जाती है, अल्कोहल विड्रॉल करवाया जाता है। कोर्टिसोल्स और बीटा एंडोर्फिन जो है, डिलीरियम हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द डिसरप्शन ऑफ द, अगर डिसरप्ट हो जाता है कोर्टिसोल और बीटा एंडोर्फिन तो उसकी वजह से डिलीरियम बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये सर्कैडियन रिदम जो है उसको भी इफेक्ट करता है। दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन सजेस्टेड एज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिलीरियम कॉज्ड बाय एक्सोजेनस ग्लूकोकोर्टिकोइड।
ठीक है। सर्कैडियन रिदम आर फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट फॉलो आ डेली साइकिल. दे रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू लाइट एंड डार्कनेस in an organism's environment. Sleeping at night and being awake during the day is an example of light-related circadian rhythm. Altered level of consciousness ranging from stupor to agitation. इन अटेंशन डिक्रीज्ड एबिलिटी टू फोकस. ठीक है, कि डिलीरियम के जो की फीचर्स हैं वो क्या होंगे. सबसे पहले है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, इससे स्टूपर टू एजिटेशन हो जाएगा, और इन अटेंशन रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी एबिलिटी टू फोकस, फ्लक्चुएशन होगी कोर्स ओवर द आवर्स और डेज, डिस्टर्बेंस इन स्लीप होगी, वेक साइकिल में प्रॉब्लम आएगी, प्रिसिपिटेशन हो जाएगी बाय मेडिकल इलनेस और सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल और मेडिकेशन इफेक्ट. डिलीरियम के जो रिस्क है उसमें लुक, लिसन, लिंक एंड थिंक में, और उसके बाद एक्शन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो देखते क्या हैं, सुनते क्या हैं, लिंक और थिंक क्या है उनका, यानी कि सोचते क्या हैं, चीज़ों को लिंक किन चीज़ों से करते हैं, और फिर उसके बाद एक्शन क्या लेते हैं इन चीज़ों पे. जी, लुक फॉर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिलीरियम. इसमें आ जाएगा CDIVS, ये एब्रीविएशंस हैं. सी से है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, डिहाइड्रेशन हो सकती है, देखने में डिहाइड्रेटेड नज़र आएगा, इमोबिलिटी नज़र आएगी, विजुअल इम्पेयरमेंट नज़र आएगी, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट होगी, और स्लीप डेप्रिवेशन होने के चांसेस हैं. ठीक है, देखने में ये ऐसा नज़र आएंगे, प्लस ये रिस्क पे भी हैं. इसके रिस्क क्या है, लुक में रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स डिलीरियम के क्या हो सकते हैं ये हमने डिस्कस किया. इसके अलावा लुक फॉर एंड थिंक डिलीरियम, इसमें इफेक्ट है. इफेक्ट में क्या है, इन अटेंशन होगी, फ्लक्चुएशन होगी कॉग्निशन में, और एक्यूट चेंज हो जाएगा कॉग्निशन में, और चेंज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा. हाइपर एक्टिव होगा, यानी कि लाउड एंड अग्रेसिव होगा, और हाइपो एक्टिव होगा, क्वाइट एंड सबड्यूड होगा, और मिक्स्ड भी हो सकता है, और थिंकिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है. लिसन टू पेशेंट्स, relatives और carers and co-workers. लिंक एंड थिंक में है, कैन यू मेक द लिंक टू डिलीरियम. अब इस पे एक्शन क्या लेते हैं. अब इसके लिए अब आप देख सकते हो, मेक इट वर्स. सेडेटिव्स क्या हैं, इसको ज़्यादा वर्स कर सकती हैं. अब पेशेंट का सोना ज़रूरी है डिलीरियम में, और मोबिलिटी मैटर करती है. डिलीरियम में अगर हम बात करें कि मोबिलिटी करवाई जाए, और सेडेटिव्स जो हैं वो इसको वर्सन कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा सोना भी, तो हम इसको क्या है कि मोबिलिटी और स्लीप जो है वो इसको जो है वो उसमें ले जा सकती है रिवर्स के अंदर, और ज़्यादा कंडीशन को बेटर कर सकती है. डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कैन नॉट फोकस और शिफ्ट अटेंशन. ठीक है, फर्स्ट पे सेकंड पे आ जाता है कि चेंज इन द कॉग्निशन में क्या है कि मेमोरी और लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी, और वो अगर कैट को देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, पेंसिल है या कैट है, ये क्या चीज़ है. चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब नाम देगा.
थर्ड पे डेवलप ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड फ्लक्चुएट्स। फोर्थ पे है कॉज्ड बाय अ जनरल मेडिकल कंडीशन। AST अगर बड़ा हो और ALT बड़ा हो तब भी चांसेस हैं, यानी कि हमने जैसे पीछे हमने लीवर का देखा है कि इंसेफलोपैथी होती है, वो भी रिस्क है। ठीक है, उसके बाद है आईसीयू बीपिंग जो है वो पेशेंट को अजीब अजीब साउंड सुनेगी, उसे ये लगेगा कि जैसे आईसीयू की जो बीप है वो ये सुनने में उसको महसूस होगी जैसे चिड़िया बोल रही हैं, या कोई जानवर आ गया पास वो बोल रहा है, ठीक है, या कोई परिंदा है या कोई जानवर है उसकी ये आवाज़ है। आईसीयू की बीप को वो अलग ही थॉट्स में ले जाएगा। कांस्टेंट जो लाइट्स हैं वो उसको अलग चेहरे और अलग शक्लें बनाना शुरू हो जाएंगी जब वो उधर ज़्यादा देर देखेगा। कांस्टेंट नॉइज़ जो है वो एक अलग ही रंग में ले जाएगा उसको। और नर्स शिफ्ट ओवर्स, और नर्सिस का जो शिफ्ट ओवर हो रहा होता है जिस टाइम में उसको वो अलग ही उसमें लेगा। नर्सिस में फिर उसके बाद लैक ऑफ ह्यूमन टच। जब लैक ऑफ ह्यूमन टच रहता है बड़ी देर तो वो उसको भी जो है वो इस सेंस में लेते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरे से बहुत देर टच ना होने की वजह से वो ये चाह रहे थे कि कोई हमें हाथ लगाए, हमें टच करे, और वो सॉफ्ट टच और उस प्यार को, सिंपैथी को फील करना चाह रहे होते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है बहुत ज़्यादा, वो इंस्टिगेट करता है, और फैमिली टर्नओवर जो है वो। कॉजेज ऑफ डिलीरियम है आई वॉच डेथ। ठीक है, आई वॉच डेथ क्या है, ये एब्रीवेशन है, जैसे कि आई से इन्फेक्शन है। जब डिलीरियम में कॉजेज ऑफ डिलीरियम होने के कॉजेज भी हैं बहुत सारे, अदर मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि सेप्सिस है, एंसेफ्लाइटिस है, अभी हमने पहले देखा है, मेनिंजाइटिस है, यानी कि रहने का। आईसीयू बीपिंग है, बीप किससे निकला है, बीप है साउंड। ठीक है, तो आईसीयू के मैंने आपको बताया था कि जब नहीं आप लोगों से बात नहीं हुई थी, जब जैसे मॉनिटर्स हैं उनके साउंड्स हैं। ठीक है, मॉनिटर का अगर पे बीपी सेट किया हुआ है कि अगर बीपी 120/80 से अबव होगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। बीपिंग का मतलब है अलार्म्स। ठीक है, आईसीयू के जितने भी अलार्म्स हैं, वेंटिलेटर का है, बाईपैप का है, सीपैप का है, कार्डिक मॉनिटर्स का है, जिन जिन चीज़ों के अलार्म होंगे तो वो बेसिकली आईसीयू बीपिंग है। ठीक है, तो जब चीज़ों के अलार्म बजेंगे तो उनको किसी भी उसमें जानवर की आवाज़ से, किसी चीज़ की आवाज़ के साथ उसको मैच करके, कंसीडर करके वो ये समझेंगे कि ये फलानी चीज़ बोल रही है मेरे आसपास। तो वो कई दफ़ा पेशेंट्स ऐसा भी कहते हैं, ये अंदर अंदर ना चिड़िया आई हुई है उसे निकालो। ठीक है, अंदर गुलैरी है वो बार बार बोल रही है उसे निकालो। वो जो अलार्म बजता है, ये कहते हैं मेरे पास क्लॉक किसने लगाया, मेरे पास अलार्म कौन बजा रहा है, इस तरह की लोग आवाज़ें देते हैं। या डोर बेल हो रही है, इस तरह के लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो क्या है, वो इन चीज़ों को इनके साथ रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि भाई इस तरह से हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, अब आई वॉच डेथ में क्या है, इन्फेक्शन में सेप्सिस है, वो सेप्सिस अगर बढ़ जाए तो वो क्या होगा कि वो जब पेशेंट सेप्टिक हो जाएगा तब उसको डिलीरियम में जाने के चांसेस हैं। इंसेफ्लाइटिस है, जब जो ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है। मेनिंजाइटिस है, मेनिंजिस की इन्फ्लामेशन है, यानी कि ब्रेन के अंदर की जो पैथोलॉजी है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा सिफिलिस है, सिफिलिस कॉज करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सिस है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद है एक्यूट मेटाबॉलिज्म में क्या है, एसिडोसिस है। ठीक है, एसिडोसिस में क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंसेस हैं, हेपेटिक रीनल फेलियर है, अदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, ग्लूकोज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इन सब चीज़ों की अगर डिस्टर्बेंस होगी, अप एंड डाउन होंगे तो डिलीरियम होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये वाले पेशेंट साइकोसिस में चले जाते हैं, डिमेंशिया में, डिलीरियम में चले जाते हैं। कब, जब इनको हेपेटिक इनकैफ में जाता है, हेपेटिक फेलियर या रीनल फेलियर में होता है, केमिकल का एक्सचेंज होता है, वो प्रॉब्लम्स करते हैं। ट्रॉमा है, हेड इंजरी हो या बर्न हो, वो डिलीरियम में ले जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस में हैमरेज हो,
सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ हो यानी कि पेशेंट सीवीए का हो तब। इसके अलावा अगर वेस्कुलाइटिस हुआ हो, सीजर्स हो या ट्यूमर्स हो, इनकी वजह से भी डिलीरियम होने के चांसेस हैं। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया भी कॉज बनता है। कैसे? एक्यूट हाइपोक्सिया है, क्रोनिक लंग डिजीज है। जी। अच्छा, ट्रॉमा में हमने देखा है। हाइपोक्सिया में क्या है? एक्यूट हाइपोक्सिया है, क्रोनिक लंग डिजीज हो, हाइपोटेंशन हो, तब चांसेस है डिलीरियम होने के। कॉजेज बनते हैं ये डेफिशिएंसीज। अब देखो, अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो तो डिलीरियम हो सकता है, जैसे कि विटामिन B12, ठीक है। और गर्ल्स के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है, आप लोग लेना शुरू कर दो अभी से। ऐसे मल्टीविटामिन आप लोग अभी से स्टार्ट करो जिनमें विटामिन B12 हो लाजमी। और आपको पता है B12 जो है वो B6 B12 जो है वो स्किन के लिए, नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके अलावा हाइपोविटामिनोसिस जब हो जाए, जब जिनमें विटामिन की बहुत कमी हो तो डिलीरियम होने के चांसेस हैं। नियासिन थायामिन जब कम हो तब, ठीक है। बेसिकली ये उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि आप लोग जैसे मेल नरिश्ड हो, हॉस्टल में रहते हो, डाइट अच्छी नहीं लेते और मल्टीविटामिन नहीं लेते, यानी कि फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते, जंक फूड्स पे ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है।
एनवायरमेंटल में क्या है, हाइपो या हाइपरथर्मिया है, एंडोक्राइनोपैथीज हो जाती हैं जब, और इसके अलावा डायबिटीज़ हो, एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम आए, तब जाके डिलीरियम को ये कॉज करते हैं। ओमेगा 3 स्टार्ट करो, क्या उसमें सारे विटामिन हैं? नहीं फ़ायज़ा, उसके अंदर ओमेगा 3 में सारे विटामिन नहीं हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए अच्छा है। गुड मॉर्निंग। यास्मिन, तो क्या है कि उसमें ओमेगा 3 सिर्फ ओमेगा 3 है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा कुछ चाहिए, इससे अच्छा चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसमें वो आता है 7 सीज़ के नाम से। उसमें जो है ना, उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, ओमेगा 3 भी है, कॉड लिवर ऑयल भी है, उसमें DHA भी है। वो यूके मेड है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और वो ब्रेन के लिए ज़्यादा अच्छा है, और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो महंगा है क्योंकि वो यूके का है, तो वो करेंसी के हिसाब से उसका रेट पड़ता है। कभी वो आ जाए तो 1400 का आ जाता है, और कभी आए तो वो 2700-2800 की आती है मेडिसिन, इस तरह। तो लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, 7 सीज़। लेकिन अगर जैसे अभी आप जैसे विटामिन, अभी मेरा नहीं ख्याल कि ओमेगा 3 जिनको महसूस होता है हमारा मेमोरी का इशू है, वो ओमेगा 3 की तरफ चले जाएं, और जिनको लगता है कि ऐसा नहीं, अब क्योंकि सर्दियां, अभी मौसम ठीक है, अगर आप अभी एक डब्बी भी ओमेगा 3 की खत्म कर लेते हो ना, एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली, तो उससे ये होगा कि आप सर्दियां इसी मौसम में आप खा लोगे, गर्मी में नहीं खाया जाता ओमेगा 3, क्योंकि वो फिश लिवर ऑयल का बना था, वो फिश का होता है, तो उससे गर्मी बहुत लगती है। तो इसलिए अगर आप गर्मियों में भी खाओ तो आपको एक वीक में 2 दफ़ा खा लिया, 3 दफ़ा खा लिया, इस तरह से खाना होगा। और मल्टीविटामिन जितने भी हैं उनके साथ ज़्यादातर आप कोशिश करो कि आप वाटर सोल्यूबल खाओ, फैट सोल्यूबल मल्टीविटामिन ना खाओ, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो आपको मोटा नहीं करते, जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो मोटा करते हैं। ठीक है, इस तरह की मेडिसिन आप लो। अब जैसे अगर अच्छी है ना इस वक्त, तो फीफॉलवेट अच्छी है, जिसने विटामिन B12 लेना है, ठीक है, B6 लेना है, इसके अलावा जो वो लेना चाहता है कैल्शियम और विटामिन D लेना चाहता है, तो फीफॉलवेट जो है ना वो बहुत अच्छी है। फीफॉलवेट में जो है ना वो आयरन, कैल्शियम, सारी चीज़ें ही आपकी आ जाएंगी, उसमें आयरन भी है, उसमें फोलिक एसिड भी है, और वो ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, फीफॉलवेट के नाम से आता है। ठीक है, तो इसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया, और इसके अलावा टॉक्सिन्स और ड्रग्स, कौन सी एक्यूट वेस्कुलर में क्या, हाइपरटेंसिव एक्यूट वेस्कुलर में आ जाता है, हाइपरटेंसिव होने की वजह से, इमरजेंसीज की वजह से, सब अरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से, सैजिटल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है, डिलीरियम होता है। और इसके अलावा टॉक्सिन्स और ड्रग्स में क्या है, मेडिकेशन, स्ट्रीट ड्रग्स जितनी मिलती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो डिलीरियम कराती हैं, मेमोरी लॉस कराती है, डिमेंशिया में पेशेंट को डालती हैं। अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना मेमोरी पे इफेक्ट करता है। पेस्टिसाइड्स अगर यूज़ किए हैं, किसी ने पी लिया है तब, इंडस्ट्रियल पॉइजन्स अगर किसी ने पी लिया है या किसी को दे दिया गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक्सपोजर हुआ है, साइनाइड अगर किसी ने लिया है, सॉल्वेंट्स इस तरह के कोई लिए हैं, तो ये टॉक्सिन्स, ये ड्रग्स जो हैं, ये डिलीरियम करवाती है, पेशेंट की मेमोरी चली जाती है। इसके अलावा जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि लेड है या मरकरी है, वो किसी तरह उसके साथ कांटेक्ट हो गया है और काफ़ी क्लोज कांटेक्ट हो गया है, तो वो भी ये प्रॉब्लम करवाता है, यानी कि किसी ने खा लिया, पी लिया, बॉडी में चला गया किसी तरह, तो अच्छा। इसके अलावा पोल्स का एल्गोरिदम दिया हुआ है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, इसके डिस्टर्ब बिहेवियर की ओल्डर पीपल के अंदर। ठीक है, इसमें अग्रेसिव, कंफ्यूज और अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, सबसे पहले आ जाता है इंस्टिगेट, स्पोर्टिव कम्युनिकेशन एंड केयर टेक्निक। ठीक है, हमने इनिशिएट लेना है स्पोर्टिव कम्युनिकेशन के लिए और केयर टेक्निक के लिए। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये ले जाता है फिर अग्रेसिव, कंफ्यूज
और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ। ठीक है, इसमें से अगर ये नहीं है, सपोज बात करते हैं हम, एल्गोरिदम है ये, ठीक है, ये हमें डायरेक्शंस देगा, बातों हमें कैसे स्टेप वाइज चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। पहले अग्रेसिव या कंफ्यूज या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है पेशेंट का अगर सपोज, तो हम बात करते हैं कि नो, नहीं है। इन द पर्सन अग्रेसिव, इज द पर्सन अग्रेसिव, क्या पेशेंट अग्रेसिव है, नो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर यहीं पे हम खत्म कर देंगे। अगर है यस, अग्रेशन है, तो एम फॉर द सेफ्टी, हमें पेशेंट की सेफ्टी के लिए काम करना है। लुक फॉर स्ट्रेसर्स, जो उसका स्ट्रेसर है, जो उसको एजिटेट कर रहा है, जो उसको इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, उसको खत्म करना है। एंड रेमेडी इसके लिए कोई करेंगे। फिर उसके बाद बात आ जाती है, कुड देयर बी मेडिकल प्रॉब्लम, अगर है तो हमने क्या करना है, इसका एरो इधर जा रहा है, आप देख सकते हो, यस का एरो जा रहा है। कुड द पर्सन हैव डिलीरियम, अगला स्टेप ये देखा जाएगा क्या पेशेंट को डिलीरियम तो नहीं है। अगर नो, अगर नहीं है तो हमने पेशेंट को कम्युनिटी सपोर्ट देनी है। ठीक है, अगर पेशेंट एग्रेसिव नहीं है और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो हमने पेशेंट को कम्युनिटी सपोर्ट देनी है और केयर टेक्निक्स यूज करनी है। अगला स्टेप है, कुड द पर्सन हैव डिलीरियम, अगर उसको है नो तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर यस तो डिलीरियम में असेस एंड ट्रीट द कॉज, वजह क्या बनी। अगले में कुड देयर बी अदर मेडिकल प्रॉब्लम, क्या उसको अदर है, यस तो हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। अगर नो तो हम उसे केयर टेक्निक्स देंगे। थर्ड में क्या था, कुड द पर्सन हैव डिप्रेशन और अ मेंटल डिसऑर्डर, क्या पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर है किसी भी किस्म का, ठीक है, या किसी भी किस्म का डिप्रेशन है। अगर नो तो अगला स्टेप है, अगर यस तो डिप्रेशन में क्या है और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स को असेस करेंगे और ट्रीट करेंगे प्रॉब्लम्स को। कुड हैव देयर अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स, क्या अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर नो तो क्या है कि हम उसे कम्युनिटी सपोर्ट देंगे, केयर टेक्निक देंगे। अगर यस तो हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे, कुड द पर्सन हैव डिमेंशिया, तो क्या पेशेंट को डिमेंशिया भी है, तो यस तो डिमेंशिया के लिए क्या करेंगे, असेस करना और प्लान करना मैनेजमेंट को। ठीक है, और प्लान करना है ऑन गोइंग डिजीज केयर को। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। प्रोग्नोसिस इन पेशेंट्स के क्या होंगे, ऑफन लास्ट ओनली अबाउट 1 वीक, ज़्यादातर 1 वीक में डिमेंशिया जो है, डिलीरियम हमने पढ़ा था कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग जाता है, और इसी तरह डिमेंशिया जो है वो 1 वीक में ठीक हो जाता है। ऑल्दो इट में टेक सेवरल वीक्स फॉर मेंटल फंक्शंस और रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, फुल रिकवरी इज कॉमन। Nothing hurts a good soul and a kind heart more than to live amongst people who cannot understand it. ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज जो है वो सोल को कोई भी चीज जो है वो हर्ट नहीं करती, गुड सोल को और काइंड हार्ट को। ठीक है, इससे ज्यादा कि ऐसे लोगों में रहा जाए जो कि आपको अंडरस्टैंड नहीं करते और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। आपकी प्योरिटी को, आपकी जो गुडनेस है, लोग उसे अंडरस्टैंड ना करें, ये चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है। ठीक है, ये कोटेशन है, ये आपका टेक होम मैसेज है, और ये आज के लिए आपका मैसेज है कि आप इसको लेके चलो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। जी कुरत, मरियम।
जी फ़ायज़ा, ठीक है मैं कर देती हूँ। स्लाइड्स मैं शेयर कर दूँगी। अटेंडेंस लगवा लें आप लोग।